जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की। जी हाँ दोस्तों, आपके पीछे के शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से डायरेक्ट रिलेट करके पूछे गए थे, चाहे वो इसके फॉर्मूला के डेरिवेशन से संबंधित हो या फिर इसका जो सीधा सीधा कंसेप्ट है उससे संबंधित। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को कंप्लीट रूप से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के मन में ये आता है कि गुरुजी पहले ये बताओ कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव की, अगर हम लोग बात करते हैं किसके, विद्युत धारा के प्रभाव की, तो ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगातार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला प्रकार कौन सा होता है? तो पहला होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। पहला कौन सा होता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और मेरे मित्र, तीसरा होता है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सामान्यतः ये 3 प्रभाव होते हैं और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की। ध्यान में रखेंगे, बड़ा ही सरल सा इसका कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई चालक तार है, ये कोई क्या है? चालक तार है। और इस चालक तार को हम एक नाम दे देते हैं ए और बी। आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये चालक तार है तो जाहिर सी बात है कि इसका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। बिल्कुल सर। तो मान लीजिए कि ये जो आपका चालक तार है, इसका प्रतिरोध आर है, यानी कि रेसिस्टेंस क्या है? आर है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इससे हम लोग टी समय के लिए, यानी कि समय हमारा क्या है? टी है। टी समय के लिए इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसको टी समय तक आई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये चालक तार जो है ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होगा मतलब क्या हुआ कि इससे उष्मा रिलीज हो रही है और यही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। मेरे मित्र, आप सभी सरल शब्दों में कह सकते हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में कि जब किसी चालक तार से थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है और चालक तार का गर्म होना विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, प्रवाह और प्रभाव दोनों अलग अलग चीज है। तो जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये चालक तार गर्म हो जाएगा। तो चालक तार का विद्युत धारा के प्रवाह के कारण गर्म हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, एक लाइन में जवाब देंगे, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार गर्म हो जाएगा और ये जो गर्म हो रहा है यही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को बता रहा है। सवाल ये है कि गुरुजी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज किसने करा था? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? जूल नामक वैज्ञानिक ने करा था। साथ ही ध्यान में रखेंगे, आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म हो जाएगा। इसको तो हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहेंगे। लेकिन ये बताओ कि जो चालक तार गर्म होगा उससे जो उष्मा निकल रही होगी वो किस रूप में होगा? तो मेरे मित्र, जूल ने यहां पे बताया कि अगर किसी चालक तार से जिसकी प्रतिरोध आर हो टी समय के लिए विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए तो यहाँ पे जो उष्मा निकलेगी वो किसके बराबर होगी? यहाँ पे जो उष्मा निकलेगी वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो उष्मा है इसको या तो आप H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं H या U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या लिख सकते हैं? H या U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि ये H या U क्या है? तो आप कहेंगे चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी कुछ समय के लिए तो जो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने का मतलब ये हुआ कि उससे जो उष्मा निकलेगा वो उष्मा इसी रूप में हो। क्या होगा? इसी रूप में होगा। मेरे मित्र, यहां पे आपको 3 चीज अपने माइंड में रखना होगा। आप कहेंगे वो 3 चीज क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपने डेरिवेशन क्या निकाला?
तो आपने बोला कि सर जूल ने बताया कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दौरान जो ऊष्मा निकलेगी वो आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में होगा। यहां पे जूल ने 3 नियम दिया इस फॉर्मूला से रिलेटेड। पहला नियम में उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट नियम में उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट नियम में उन्होंने बताया कि अगर ये हमारा चालक तार है, अगर ये हमारा चालक तार है ए और बी, और इसकी जो प्रतिरोध है वो अगर आर है, और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है कितना देर के लिए, टी समय के लिए, टी समय के लिए। तो यहां पे जो उन्होंने पहला नियम बताया वो ये बताया कि अगर इस चालक तार की जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध है और जो समय है उसको नियत रख दिया जाए तो जो ऊष्मा इससे निकलेगी वो किसके समानुपाती होगी, तो सर विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। मतलब फर्स्ट नियम में उन्होंने बताया कि इफ आर एंड टी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो नियत हो, बोले तो नियत हो, तो जो हमारा ऊष्मा होगा वो किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो आप जब भी आपसे ये पूछा जाएगा ये बताओ कि जूल का जो ऊष्मीय नियम है जिसमें उन्होंने 3 नियम की चर्चा की थी, उसमें पहला नियम क्या था, तो आप कहेंगे पहला नियम ये बताया जूल साहब ने कि अगर प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए तो चालक तार से जो प्रवाहित धारा होगी और उससे जो ऊष्मा निकलेगी वो किसके समानुपाती होगी, तो सर जो ऊष्मा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती हो। और साथ ही दूसरा नियम में उन्होंने क्या बताया, तो सर सेकेंड नियम में उन्होंने बताया कि इफ, यहां पे हमने आर और टी को कांस्टेंट रखा, फिर उन्होंने बताया कि अगर इफ आई एंड टी यानी कि विद्युत धारा और समय को नियत रख दिया जाए तो जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती हो। क्या होगा कि आई और टी को नियत रखा जाएगा, आई और टी को क्या किया जाएगा, नियत रखा जाएगा, तो जो हमारा ऊष्मा होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और तीसरा नियम में उन्होंने क्या बताया, थर्ड नियम में उन्होंने क्या बताया, तो सर थर्ड नियम में उन्होंने बताया कि अगर इफ आई एंड आर कांस्टेंट यानी कि अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध नियत हो तो जो आपका ऊष्मा निकलेगा वो किसके समानुपाती होगी, टी के समानुपाती होगी। यही क्या है सर, जूल का ऊष्मीय नियम है। और 3 नियम आप देख रहे हैं। पहला चीज तो आपने ये समझा कि अगर कोई चालक तार है जिसकी प्रतिरोध आर है और उससे टी समय के लिए आई धारा प्रवाहित की जा रही है तो जूल ने बताया जो ऊष्मा निकलेगा वो आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में होगा। फिर उन्होंने 3 नियम दिया जिसमें क्या बताया कि अगर आर और टी को नियत रखा जाए, अगर आर और टी को नियत रखा जाए तो क्या होगा, जो ऊष्मा होगी वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। अगर विद्युत धारा और समय को नियत रखा जाए तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध को नियत रखा जाए तो सर जो ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती होगी, समय के समानुपाती होगी। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था। लेकिन मेरे मित्र यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी याद रखना होगा, जैसा कि आपने अभी देखा यहां पे, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट करके लिख दे रहा हूं सर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि H इक्वल टू फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। ये क्या है, तो सर चालक तार जो गर्म होगा उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसका वैल्यू है। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को मालूम है ओम के नियम से कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। दैट्स वाई वी कैन राइट एज आई इक्वल टू वी बाई आर एंड आर इक्वल टू वी बाई आई। हम लोग क्या लिखते हैं कि गुरुजी V इक्वल्स टू आई आर ओम का नियम है, जबकि I इक्वल टू वी बाई आर और R इक्वल टू वी बाई आई इसी नियम से हमको मिल जाता है। हमारा फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमारा फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मेरे मित्र अगर हम लोग यहाँ पे ये I का वैल्यू रख दें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अगला डेरिवेशन आ जाएगा। तो मेरे मित्र मैं आपको यही चीज समझाना चाहता था कि चूंकि I इक्वल टू वी बाय आर कहां से सर, तो फ्रॉम ओम्स लॉ। कहां से, फ्रॉम ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम से। तो इसीलिए यानी कि जो आपका H इक्वल टू हो जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर I के जगह V बटा आर का स्क्वायर होगा। लीजिए V बटा आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी H इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अब बटा
आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। मेरे मित्र ये स्क्वायर जो है इस आर को कैंसिल कर देगा और ये जो आपका डेरिवेशन आएगा वो आ जाएगा भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ विभवांतर, प्रतिरोध और समय दिया है तो जो आपका उत्पन्न उष्मा होगा वो किसके बराबर होगा, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका उष्मा उत्पन्न होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि आर जो है वो नीचे में लिखा हुआ है। तो जब ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा हमारा तो हम कहेंगे कि सर जो हमारा उष्मा होगा वो कम जाएगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो हमारा उष्मा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो उत्पन्न उष्मा होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती के केस में आप सबों को मालूम है कि एक बढ़ेगा तो पहला घटेगा और पहला घटेगा तो सर दूसरा जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, चूंकि आपने यहाँ पे ओम के नियम से I इक्वल टू भी बटा आर और R इक्वल टू भी बटा आई दोनों लिखा है, तो यहाँ पे तो आपका I है और R भी है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि यहाँ पे हम R इक्वल टू भी बाय आई भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, R इक्वल टू भी बाय आई, तो इस R के जगह हम भी बटा आई रख दे तो क्या होगा मेरे मित्रों, रख के देख लेते हैं। H इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर को सेम रहने देते हैं, आर के जगह हम भी बटा आई कर देते हैं, आई इंटू टी कर देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये स्क्वायर इस आई को बर्बाद कर देगा और ये जो हमारा डेरिवेशन आएगा वो क्या आएगा, भी आई टी के रूप में आएगा। और मेरे मित्र ये सेम फॉर्मूला आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उष्मा का मान है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो भी आई टी है इस रूप में भी हम लोग उष्मा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको आई स्क्वायर आर टी याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला H इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी याद रखना है, और तीसरा आपको H इक्वल टू भी आई टी भी होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और यही क्या है आपका, तो सर विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस डेरिवेशन से पूछे जाते हैं, तो आप तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। पहला तो आपका हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं सर कि H इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, और साथ ही तीसरा भी लिख दे रहा हूं सर जो आपने निकाला है H इक्वल टू क्या होता है, भी आई टी भी होता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा कि किस डेरिवेशन की बात की जा रही है। बाकी अगर आपके माइंड में कंसेप्ट आ गया है तो इस डेरिवेशन को निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे अगर कपड़ा आयरन करते हैं तो बगैर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन गर्म होता है विद्युत धारा के चलते। इसी तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स आर आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका हीटर है वो भी किस पे कार्य कर रहा है, तो सर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस पे कार्य कर रहा है। इसी तरह से जो आपके घरों में सुरक्षा फ्यूज लगा हुआ रहता है, ध्यान में रखिएगा, फ्यूज जो लगा हुआ रहता है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। और साथ ही आपके घर में जो एमसीबी लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। इस दोनों चीज को आप अलग अलग रखिएगा। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करेगा, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करेगा, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा ये सब के सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वैसा कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज जिसके गर्म होने का हम लोग फायदा उठा रहे हैं वो किस पे काम कर रहा है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम कर रहा है। और साथ ही जो सुरक्षा फ्यूज है वो किस पे काम कर रहा है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य कर रहा है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।